दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जब किसी भी सरकार के लिए अकेले दम बहुमत की परिस्थितियां नहीं होती है, बैसाखियों के सहारे टिके रहने की जरूरत होती है, तो उस सरकार को टिकाए रखने के लिए बैसाखियों के साथ जो सबसे ज्यादा जरूरी बात होती है वो ये होती है कि विपक्षी गठबंधन की एकता को कैसे तोड़ा जाए। लगभग 2 साल की सरकार चला लेने के बाद, गठबंधन की बैसाखियों के सहारे 2 सालों तक घिसट लेने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार को मौजूदा दौर में एहसास हो चला है कि जिस प्रकार से गोदी सेठ अमेरिका में फंसते हुए दिख रहे हैं, जिस प्रकार से एप्स्टीन फाइल लगातार परत दर परत मामले को खोल रही है, जिस प्रकार से ट्रंप का टैरिफ सरकार के लिए मुसीबत बना हुआ है और जिस प्रकार से देश की अंदरूनी राजनीति बदलती हुई दिख रही है, इन सब के बीच अगर विपक्ष की एकजुटता वाकई इस बजट सत्र के सेकंड हाफ तक यानी 9 मार्च के बाद भी बनी रह गई तो नरेंद्र मोदी सरकार का सर्वाइवल मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी को विपक्षी बेंचों पर जाने की नौबत आ खड़ी हो सकती है और तभी जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना किसी लाग लपेट के अब सीधे सीधे विपक्षी गठबंधन के बीच दरार पैदा करने जैसी बातें कर रहे हैं। मौका था मेरठ में और मौका था रैपिड रेल के उद्घाटन का। आमतौर पर विकास परियोजनाओं की चर्चा जब होती है या उसका उद्घाटन या कोई भी ऐसी चीज जब होती है तो विकास के मौके पर राजनीति और राजनीतिक विरोधियों को निशाने पर लेने की बात नहीं होती। लेकिन आज के दौर में रवायत बदल चुकी है। सियासत का वो पुराना ककहरा भी लोग भूल चुके हैं कि चुनावी मैदान में छींटाकशी तो चलती है, लेकिन जहां चुनाव से कोई ताल्लुक ना हो वहां पर विपक्षी दल को निशाने पर लेने को राजनीति में जो हल्कापन माना जाता था, उस हल्कापन को अब राजनीतिक और वैचारिक स्वीकार्यता दिलाई जा चुकी है। तभी प्रधानमंत्री मेरठ से इस तरह की बातें कर रहे थे। वो निशाने पर कांग्रेस को ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को तमाम तरह से, चाहे दिल्ली में एआई समिट के दरमियान जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन की बातें सामने आई, चाहे कुछ दूसरे मामले हो, संसद में प्रदर्शन का मामला हो, संसद में कांग्रेस के प्रदर्शन से सत्ता पक्ष दरअसल इतना घबराया हुआ है कि इस परिस्थिति में वो कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए यहां तक कह रहा है, खुद प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं, देखिए दिल्ली में जो हुआ, क्या उसमें कोई टीएमसी के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। डीएमके के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। बसपा के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी ने पाप किया है? नहीं किया है। सवाल यह है कि बहुजन समाज पार्टी के पास तो लोकसभा में ताकत नहीं है, लेकिन टीएमसी की ताकत है, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी की ताकत है और डीएमके की ताकत है। लेकिन जिस टीएमसी के साथ पश्चिम बंगाल में दो दो हाथ करने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी दिख रही है, उसे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि टीएमसी ने कोई पाप नहीं किया। अब इसके दो मायने निकलते हैं। पहला कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के चुनाव में हार मान चुकी है? सर की एक्सरसाइज के बावजूद भारतीय जनता पार्टी सर से पैर तक सरेंडर हो चुकी है? यह एक अलग सवाल है। लेकिन इस सवाल से आगे जो बड़ा सवाल है कि जिस संगठित विपक्ष को जनता ने 234 सांसदों के साथ जिताया था और उसके साथ साथ कुछ निर्दलीय और छोटे दल भी जुड़ गए थे, यानी उसका आंकड़ा 242 सांसदों के ऊपर चला गया था, यानी बहुमत के आंकड़े से केवल 28-30 सीटें कम थी और उस विपक्ष के भीतर से एक भी दल को भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में खींचने में कामयाब नहीं हुई। तो आज की तारीख में 2 सालों तक विपक्ष की जो एकता तमाम अंतर विरोधों के बावजूद दिल्ली की राजनीति के लिए आपसी समझदारी से चल रही थी, वो अब मौजूदा सत्ता के लिए दरअसल खतरे की घंटी बजती जा रही है। आज तक आजाद भारत में कभी भी इतना बड़ा विपक्ष देखने को नहीं मिला था। जनता ने इतना ताकतवर विपक्ष कभी चुनाव जिताकर दिया नहीं कि किसी प्री पोल अलायंस को 234 सीटों के साथ संसद भेज दे। और जब यहां तक जनता ने पहुंचा दिया, उसके आगे जब विपक्ष खुद से बढ़ता हुआ 2 सालों तक नहीं दिखाई दिया, तो जनता का दबाव भी बढ़ने लगा कि क्या इतनी बड़ी सदस्य संख्या इसलिए दी थी कि नरेंद्र मोदी सरकार मनमानी करती रहे और इस सरकार को विपक्ष चुपचाप चलने दे। स्वाभाविक सी बात है
कि अब विपक्ष के अंदर भी सत्ता में आने की कुलबुलाहट बढ़ती जा रही है। सत्ता में आने की कुलबुलाहट जब विपक्ष के बीच बढ़ती जा रही है तो सवाल ये नहीं है कि नेतृत्व कांग्रेस करेगी या नेतृत्व दूसरे दल करेंगे। सवाल यह है कि विपक्षी एकता को बनाए रखते हुए आखिर वो कौन सा खेल है जिस खेल के सहारे नीतीश नायडू की पार्टी या एकनाथ शिंदे की पार्टी को एनडीए के फोल्ड से बाहर लाया जा सके। ये एक ऐसा सवाल है जिस सवाल के इर्द गिर्द भारतीय राजनीति पिछले 1.5-2 सालों से घूम रही है। और जब 1.5-2 सालों से सियासत इसी दिशा में घूम रही है तो स्वाभाविक है कि भाजपा के सहयोगी दलों के अंदर भी अब वो परिस्थिति है कि वो नई दिशा में जाने की सोचे। तो क्या ऐसी परिस्थिति में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी के सामने सरेंडर करने का मन बना लिया है? क्योंकि टीएमसी के प्रति यह भाषा, जिस टीएमसी के प्रति बीजेपी के लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, वो भाषा बोली जा रही है कि क्या टीएमसी ने कोई पाप किया था, क्या नहीं किया था। यह भाषा जब प्रधानमंत्री के मुख से निकल रही हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मौजूदा दौर में भले ही भारतीय जनता पार्टी बंगाल की प्रतीकात्मक लड़ाई को भी मैदान छोड़ दे या प्रतीकात्मक लड़ाई को भी सांकेतिक लड़ाई भर में सिर्फ चुनाव लड़ने की खानापूरी तक सीमित कर दे, क्योंकि दिल्ली बचानी है, तो उस परिस्थिति से किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी को यह बात बखूबी पता है कि बंगाल के वोटर्स को जरा सा भी इस बात की भनक लग गई कि ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच अंदर खाने कुछ चल रहा है, तो स्वाभाविक सी परिस्थिति है कि ममता बनर्जी की पार्टी चुनाव के दरमियान अपने उसका प्रदर्शन खराब हो सकता है। यही स्थिति डीएमके की है कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान की बात करने वाले, यानी पूरे देश पर हिंदी थोपने जैसी मानसिकता को लेकर आगे बढ़ने वाली विचारधारा के लोगों के साथ अगर एमके स्टालिन की पार्टी खड़ी हो जाए तो कहीं ना कहीं सत्ता और सिस्टम बुरी तरह से तमिलनाडु के अंदर डीएमके के खिलाफ खड़ा हो सकता है। इस बात का एहसास उसे भी है और इस बात का एहसास तो कांग्रेस पार्टी को भी है। कांग्रेस पार्टी को भी पता है कि अगर बजट सत्र के बचे हुए दिनों में केंद्र में वैकल्पिक सरकार बनाने की कोशिशें होती है, जैसा कि 1999 में बजट सत्र के दरमियान ही इसी बजट सत्र के सेकंड हाफ में सरकार बनाने की कोशिशें हुई थी और एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। उस तरह की कोई कवायद यदि होती है तो टीएमसी अपने वोटर के इतने गहरे दबाव में है, खासकर अल्पसंख्यक वोटर्स के, कि संसद के अंदर से वॉकआउट जैसी परिस्थितियां और भारतीय जनता पार्टी को वॉक ओवर देने जैसी परिस्थितियां वो बनाने की सोच भी नहीं सकती। यही स्थिति डीएमके की भी है। फारूक अब्दुल्ला की पार्टी का सवाल ही नहीं उठता है कि वो बीजेपी के साथ अब खड़ी हो, खासकर तब जब धारा 370 को लेकर सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के साथ फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के मतभेद है। पूर्ण राज्य का दर्जा भी अभी नहीं मिला है। तो केंद्र में बीजेपी के पक्ष में खड़े होने के लिए एक भी दल जब दिखाई नहीं दे रहा तो रिझाने की कोशिशें जारी है कि किसी तरह से इस सत्र को निपटाया जाए, क्योंकि इस सत्र में अगर कांग्रेस पार्टी ने ठान ली कि नीतीश नायडू की पार्टी को तोड़ना है, भले ही इसके लिए चंद्रबाबू नायडू को प्रधानमंत्री पद और नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री पद देना पड़ जाए, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी और इंटायर ऑपोजिशन ने, संपूर्ण विपक्ष ने यदि ये ठान लिया कि अभी नहीं तो कभी नहीं की परिस्थितियां हैं, क्योंकि इस चुनाव में, इस चुनाव के महत्वपूर्ण मौके पर टीएमसी और डीएमके इस स्थिति में नहीं है कि वो बीजेपी के साथ दिखने का कोई भी उपक्रम कर सके, तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेचैनी है। विपक्ष की तैयारियां भी बढ़ती जा रही है। शरद पवार भी सक्रिय हो रहे हैं। पारिवारिक जो शोक का माहौल था उससे निकल के अब वो सक्रिय भूमिका निभाने की तरफ जा रहे हैं, और जब वो सक्रिय भूमिका निभाने की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं तो तय मानिए कि दिल्ली की सत्ता के लिए नींद नहीं आने वाली परिस्थितियां हैं। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने 240 सीटें दी, एनडीए गठबंधन को 293 सीटें दी, लेकिन 293 सीटों में 40 के आगे जो 53 सीटों का आंकड़ा है वो आता कहां से है? वो 53 सीटों का आंकड़ा आता है दरअसल चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसदों से, नीतीश कुमार के 12 सांसदों से, एकनाथ शिंदे के 7 सांसदों से, चिराग पासवान के 5 सांसदों से, और इसके अलावा 2, 3, 4 सांसदों वाली छोटी छोटी पार्टियों के सांसदों से। तो ये 53 का आंकड़ा जो बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ पूरा करती है, वो 53 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ टिका रहेगा,
ये सवाल अब बीजेपी को भी अंदर से सताना शुरू कर चुका है, क्योंकि परिस्थितियां राज्य दर राज्य बदलती जा रही, और राज्य दर राज्य जब परिस्थितियां बदल रही है तो नरेंद्र मोदी सरकार के सामने अभी 3-3.25 साल ही बाकी नहीं है, बल्कि कई बड़ी चुनौतियां हैं जिसका सामना भारतीय जनता पार्टी को करना है। पहला, उत्तर प्रदेश का चुनाव, और वो उत्तर प्रदेश का चुनाव जहां भारतीय जनता पार्टी अंदर से उलझी हुई दिखाई दे रही है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर एफआईआर हो गई है, और उसके बाद बीजेपी के अंदर का सामाजिक ताना बाना जो लोकसभा चुनाव में अगड़ा बनाम पिछड़ा की लाइन पर बिखरा हुआ दिखा, अब अगड़े वर्ग में भी और कमंडल समर्थक धारा के अंदर भी जब विभाजन की स्थिति दिखाई दे रही है, तो आरएसएस से लेकर भाजपा को, नागपुर से लेकर गुजरात लॉबी तक सबको यह दिखने लगा कि लखनऊ अगर हाथ से फिसल गया तो दिल्ली फिसलना बहुत दूर की बात नहीं है। लखनऊ फिसलने का मतलब होगा कि दिल्ली हाथ से फिसल गई, क्योंकि लखनऊ फिसलने के बाद भाजपा के हाथ में बचेगा क्या? ले देकर बड़े राज्यों के नाम पर सिर्फ देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र, और वो एक ऐसा महाराष्ट्र जहां भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता तो है, सियासत की लगाम नहीं है। क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत की लगाम में महाराष्ट्र में मराठा और अल्पसंख्यक वोटरों को जोड़ दे तो भारतीय जनता पार्टी को वहां पर पानी मिलना भी मुश्किल हो जाता है। वोटों के विभाजन के बीच और कुछ और खेल जिसका आरोप कांग्रेस और विपक्षी दल लगाते हैं, उन सब के बीच अगर भारतीय जनता पार्टी ने किसी प्रकार सत्ता में आने का इंतजाम कर लिया तो उस इंतजाम के सहारे वो गुजरात, मध्य प्रदेश की तरह वहां निश्चिंत नहीं हो सकती। निश्चिंतता की स्थिति तो नीतीश कुमार भी नहीं दे रहे। निश्चिंतता की स्थिति पश्चिम बंगाल में आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और निश्चिंतता की स्थिति से तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी सोच भी नहीं पा रही कि क्या वाकई दक्षिण के सबसे बड़े राज्य में बीजेपी निश्चिंत हो जाए। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश ने यदि दरवाजा बंद कर दिया, शटर गिरा दिए भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो हालात और दूभर हो सकते हैं। लिहाजा उत्तर प्रदेश के चुनाव तक डबल इंजन की सरकार बनाए रखना दिल्ली की मजबूरी है, और उत्तर प्रदेश के चुनाव तक सरकार बचाए रखने के लिए पश्चिम बंगाल के चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में अपनी सरकार को बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। सवाल यह है कि क्या केंद्र में बीजेपी अपनी सरकार बनाए रख पाएगी? राष्ट्रीय मसलों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मसलों तक मामला पूरी तरह से बिखरा हुआ है। आजमगढ़ में ओम प्रकाश राजभर ने जो बयान दिया वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की चुनावी हार को सामने रखने वाले एक दस्तावेज की तरह सामने आ सकता है। अब तक गोदी मीडिया ने उस पर चर्चा नहीं की है, लेकिन जो बयान ओम प्रकाश राजभर ने दिया उसके बाद तो यह साफ हो चला है कि रोहिणी कमीशन के आश्रय ओम प्रकाश राजभर जो राजनीति साधना चाहते हैं, अगर बीजेपी ने उसका खंडन नहीं किया तो तय मानिए कि लोकसभा चुनाव में यूपी में जो देखने को मिला, बीजेपी उससे नीचे जा सकती है। लेकिन सवाल तो दिल्ली में राहुल गांधी का है, सवाल दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का है, जिस कांग्रेस पार्टी को सीधे सीधे निशाने पर लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मीडिया से भी एक शिकायत है। और शिकायत उनकी क्या है? वो कह रहे हैं कि मीडिया ये कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को धो डाला, और जब विपक्ष को धो डाला वाली बात मीडिया लिखता है, कोई मीडिया ऐसा लिखता नहीं है कि प्रधानमंत्री ने विपक्ष को धो डाला। हाँ, गोदी मीडिया, जिन्हें आमतौर पर मीडिया मानना भी मीडिया के साथ नाइंसाफी है, वो जरूर इस तरह की चीजें और उटपटांग चीजें लिखने की कोशिश करता है। तो खैर, गोदी मीडिया से भी यदि उनकी शिकायत है कि विपक्ष को धो डाला, कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री सीधे सीधे कह रहे हैं कि लिखे कि कांग्रेस को धो डाला, विपक्ष को बख्श दे। यानी विपक्ष में जो दूसरे दल हैं, टीएमसी है, समाजवादी पार्टी है, डीएमके है, उनको बख्शने का काम करे। मोटे तौर पर कांग्रेस पार्टी और दूसरे इंडिया अलायंस के दल जिनके पास 135-40 सांसद है, उसके बीच में एक विभाजन रेखा खड़ी करने की जो कवायद बीजेपी की तरफ से लंबे समय से चल रही थी और उसमें अब तक कामयाबी नहीं मिली, उसमें अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेरठ से दिया गया बयान दरअसल ये उत्साह का नहीं बल्कि हताशा और निराशा का परिचायक लगता है कि आखिर विपक्ष से इतनी सहानुभूति क्यों लगने लगी। याद कीजिए भाजपा नेताओं के बड़बोले बयानों को, कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे। याद कीजिए जून 2022 में पटना में दिया गया उस वक्त के भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान
जब वो क्षेत्रीय दल मुक्त भारत की बात कर रहे थे। तो एक तरफ भाजपा नेता कांग्रेस मुक्त भारत की बात करें, दूसरी तरफ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षेत्रीय दल मुक्त भारत की बात करें, और इन सब के बीच प्रधानमंत्री को विपक्ष में गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों की याद आने लगे, तो आप समझ सकते हैं कि सियासत का खेल कितना उलझा हुआ है बीजेपी के लिहाज से, दिल्ली की सत्ता के लिहाज से, और इन सब से आगे बढ़कर सीबीआई और ईडी पर कंट्रोल करने वाली सत्ता हाथ से फिसलने के लिहाज से। क्योंकि एक बार अगर सीबीआई और ईडी का नियंत्रण वाकई विपक्षी दलों के पास चला गया तो क्या होगा इस देश के अंदर, इसका अंदाजा जितना विपक्ष को है उससे कहीं ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को है। कई प्रवक्ता मजाक मजाक में टेलीविजन पर इस बात को कहते हैं, विपक्ष के प्रवक्ता, कि 24 घंटे के लिए ईडी या सीबीआई का नियंत्रण उनके हाथ में दे दिया जाए, फिर वो बता देंगे कि कौन भ्रष्टाचारी है और कौन नहीं है। सवाल भ्रष्टाचार का नहीं है, उससे ज्यादा बड़ा है। सवाल सिस्टम पे कब्जेदारी का है। सवाल उससे भी ज्यादा इस देश में लोकतांत्रिक मान्यताओं और मूल्यों की रक्षा का है। और सवाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की उस साख का है जिसे कभी डोनाल्ड ट्रंप के बयान से दिक्कत होती है। स्वाभाविक है, इस देश के 140 करोड़ लोगों को डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान बार बार चुभता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेता यदि किसी को खुश करने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे और भारत की सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया ना आए, प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री संसद में इस मुद्दे पर कोई जोरदार खंडन करते हुए दिखाई न दे, तो जनता के दिलो दिमाग में भी यही चीज धंसती है कि ट्रंप जो बात कह रहे हैं उसमें दिल्ली की सत्ता की कोई सहमति तो नहीं है। और इस सहमति के आश्रय, इस कथित सहमति के आश्रय जब जनता ने विपक्ष के ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया कि आपको इतना बड़ा जनमत देकर 240 सांसदों की संख्या के साथ दिल्ली भेजा है, तो सिर्फ विपक्ष में बैठने के लिए नहीं भेजा है, उससे आगे जाने के लिए भेजा है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को भी उसी पल की प्रतीक्षा है कि औपचारिक ऑफर उनके पास कब आता है। और उस औपचारिक ऑफर से सत्ता पक्ष इतना घबराया हुआ दिखाई दे रहा है कि अब उसे विपक्ष के बीच दरार डालने के लिए एक आखिरी हताशा भरी कोशिश करने की तरफ मजबूर होना पड़ रहा है। और ये मजबूर कोई और नहीं, सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिखाई जा रही है। इस तरह की मजबूरी का सार्वजनिक प्रदर्शन यदि मेरठ की धरती से हो रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 9 मार्च से जब संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होगा तो किस प्रकार के हालात इस देश की संसद में और सरकार के अंदर बनने वाले हैं। छोड़ दीजिए हरदीप पुरी को, भूल जाइए कि बजट के अंदर आम नागरिकों को क्या मिला, भूल जाइए इस बात को कि इस देश के किसानों के साथ इंडिया अमेरिका इंडो यूएस ट्रेड डील में क्या हासिल हुआ, और भूल जाइए इस बात को कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 12 सालों में, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे नोटबंदी हो, इन सब के आश्रय इस देश के अंदर कौन सा लक्ष्य हासिल किया और किस लक्ष्य से इस देश को 1.5-2 दशक दूर कर दिया। इन तमाम सवालों को पीछे छोड़ दीजिए कि इन सवालों के आगे अब सिर्फ और सिर्फ आगामी बजट सत्र के दूसरे चरण में संख्या बल महत्वपूर्ण होने वाला है। और इस संख्या बल को लेकर मोदी सरकार जितनी चिंतित है, जितनी परेशान है, और इस बार उसमें अपने मुख्य रणनीतिकार अमित शाह पर भी भरोसा करने की स्थिति नहीं है, क्योंकि सीधे सीधे प्रधानमंत्री जब खुद बोल रहे हो, विपक्षी दलों को रिझा रहे हो, तो सवाल तो ये उठता है कि कैसे डीएमके के खिलाफ बीजेपी चुनाव लड़ेगी तमिलनाडु में, कैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी बीजेपी। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वही बयान जो मेरठ में प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है, वही बयान पश्चिम बंगाल में बार बार दिखाया जाएगा कि टीएमसी ने, यानी तृणमूल कांग्रेस ने कोई पाप नहीं किया है। तो पाप और पुण्य के बीच में दिल्ली का अंक गणित किसी पाप और पुण्य के सहारे नहीं, बल्कि मौजूदा दौर में सत्ता और सिस्टम के उस आश्रय चलता है जिस आश्रय चलाने की कोशिश में मोदी भी लगे हुए थे। और कहीं ना कहीं विपक्ष को लग रहा था कि लोकसभा में अध्यक्ष के आसन की तरफ से भी वही सिस्टम चलाया जा रहा था, जिसके खिलाफ पद से हटाने के लिए एक नोटिस पहले से दिया हुआ है। और हो सकता है कि मौजूदा दौर में
मोदी सत्ता को हटाने के लिए भी किसी मोशन का, किसी प्रस्ताव का इंतजार किया जाए। तो देखते जाइए। मौजूदा दौर में सरकार बहुत गहरे संकट में फंस चुकी है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, और तभी जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष के बीच दरार पैदा करने जैसी भाषा का सार्वजनिक प्रयोग करना पड़ रहा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।